हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा ऑब्जेक्ट के बारे में। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आज समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, बट इससे पहले हम एक बार रिवाइंड करते हैं कि क्लास क्या होती थी। हमने क्लास वाले लेक्चर में क्या समझा था। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट होती थी जिसमें हम ये डिफाइन करते थे कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन से डेटा वेरिएबल और कौन कौन से बिहेवियर मतलब मेथड होंगे। इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, हमने एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट नाम की, जिसमें दो वेरिएबल हैं, नेम और एज, और एक मेथड है स्टडी। तो ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, अभी एक ब्लूप्रिंट है, अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें ये बताता है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से बिहेवियर होंगे, मतलब कौन कौन से मेथड होंगे और कौन कौन से डेटा होंगे। तो यहाँ से हमें दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं, इसीलिए क्लास को टेम्पलेट बोलते हैं। अब इसी में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट किसी क्लास का एक यूजेबल वर्जन होता है, मतलब जब आप किसी क्लास के बेस पर कुछ रियल वैल्यू वाला इंस्टेंस बनाते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब अभी ये जो क्लास थी ये कुछ काम नहीं कर रही है, ये केवल एक टेम्पलेट है। ये चीज़ सिर्फ बताती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। बट जो ऑब्जेक्ट होता है रियल में वही सारा काम कर रहा होता है, जैसे मेमोरी एलोकेशन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना, ये सारे काम ऑब्जेक्ट करता है। अब अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूं, तो जैसे ही हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है यहाँ पे S1। अब ये S1 क्या है? S1 एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बिहेवियर भी है और डेटा भी है। तो यहाँ पे S1 एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टांस है। तो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एक ही चीज होती है, बट इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब इसने स्टूडेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टी और मेथड को अपने अंदर कॉपी कर लिया है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो किसी क्लास का इंस्टेंस होता है। इट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इन प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स होल्ड स्टेट एंड बिहेवियर। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के पास स्टेट होते हैं और बिहेवियर होते हैं। स्टेट यानी कि वो कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से डेटा हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो स्टेट के अंदर आती हैं। और बिहेवियर मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या मेथड है उसके अंदर, क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये होता है बिहेवियर। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक कार है, ये हमारी एक कार है, ठीक है। अब ये कार एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब इसके पास दो चीज़ें होंगी, एक होगी स्टेट और दूसरी चीज़ होगी बिहेवियर। अब स्टेट का मतलब क्या हो गया? इस कार का डेटा, मतलब इस कार का नाम, स्पीड, मॉडल, ये सारी चीज़ें कार का स्टेट है, जो कार के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि कार के पास क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं बिहेवियर। तो कार के अंदर क्या क्या बिहेवियर होंगे, मतलब एक्शन होंगे। तो कार में स्टार्ट एक्शन होगा, स्टॉप, ब्रेक, ऐसे बहुत सारे एक्शन होंगे। तो जिस भी रियल वर्ल्ड एंटिटी में ये दो चीज़ें होती हैं, स्टेट और बिहेवियर, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का नाम देना। तो यहाँ पे मैंने क्लास नेम, उसके बाद ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है, तो ये डिक्लेरेशन है। अब इसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और क्लास का नेम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इन दोनों को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इनमें क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, इस तरीके से एक लाइन में भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम दिया है यहाँ पे S1, और इसके बाद इनिशियलाइजेशन किया है, मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया है।
तो इस तरीके से दोनों चीजें होती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इनको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इनको मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे कॉमन और रिकमेंडेड तरीका होता है। इसमें क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है एंड कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से इनिशियलाइजेशन ईजी हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा, हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली में न्यू कीवर्ड करता क्या है, न्यू कीवर्ड के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये जो स्टूडेंट और ब्रैकेट लगा रखा है, ये एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, बट यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा है। तो जावा एक ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर बनाएगा इंटरनली और उसको कॉल करेगा। उस कंस्ट्रक्टर का यूज होता है कि जो भी यहाँ पे हमने वेरिएबल दिए हैं, इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल और इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होते हैं और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वैसे ही हमारे जो वेरिएबल हैं नेम और एज, इनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मतलब ये वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, जो कि हीप मेमोरी होगी। मतलब मेमोरी के अंदर ही एक एरिया है, हीप एरिया, ये हमारा हीप एरिया है। इसी के अंदर ही जो हमारे वेरिएबल हैं जैसे स्ट्रिंग, नेम और एज, वो सब स्टोर होंगे। अब न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सिर्फ 2 ही डिसएडवांटेज हैं। पहला है कि जब भी आप न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और दूसरा है कि नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक लोडिंग, मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू आप डायनेमिक लोडिंग अचीव नहीं कर सकते हो। मैं ये आपको समझाता हूँ कि डायनेमिक क्लास लोड क्या होता है, बट इससे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका है क्लास डॉट फॉर नेम। तो फॉर नेम एक ऐसा मेथड होता है जो किसी क्लास को रन टाइम पे ही लोड करता है। इसमें हम क्लास का नाम रन टाइम पे स्ट्रिंग की तरह पास करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने एक क्लास बनाई हुई है और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके बाद एक और क्लास बनाई हुई है मेन क्लास, जिसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया हुआ है और उस क्लास का हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। यहाँ पे हमने क्लास डॉट फॉर नेम और फिर क्लास का नेम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फॉर नेम है ये क्या कर रहा है, रन टाइम पे ही इस कार क्लास को लोड कर रहा है, और जैसे ही ये क्लास लोड होती है तो ये न्यू इंस्टेंस नाम का मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से काम करता है क्लास डॉट फॉर नेम। ये जो फॉर नेम मेथड है ये क्लास है, मतलब एक क्लास नाम की क्लास है, उसके अंदर ये मेथड है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये जो न्यू इंस्टेंस है इसको जावा 9 के बाद हटा दिया गया है और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो जावा 21 कर रहे हैं, इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आप जावा 8 यूज करोगे तो ये बिल्कुल चलेगा। तो आप इसको जावा 8 में एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है लोड्स क्लास एट रन टाइम यूजिंग स्ट्रिंग नेम, मतलब जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दिया ये रन टाइम पे ही लोड करेगा। मतलब रन टाइम पे कैसे, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लास लोडिंग का। तो इसमें क्लास लोडर 3 तरह के क्लास लोडर होते हैं, बूट स्ट्रैप, एक्सटेंशन और सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो जो एप्लीकेशन क्लास लोडर होता है वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा और आपके एप्लीकेशन, मतलब आपके पाथ में जो भी एप्लीकेशन का पाथ है वहाँ पे जाके देखेगा कि इस कार नाम की कोई क्लास बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, मतलब कोई डॉट क्लास फाइल है या नहीं है। अगर उसको डॉट क्लास फाइल मिल जाती है तो उस डॉट क्लास फाइल को सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा और बाद में ये न्यू इंस्टेंस मेथड उसको ऑब्जेक्ट बना देगा। नेक्स्ट है गुड फॉर डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जो मैं न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आपसे बोल रहा था कि न्यू कीवर्ड के थ्रू डायनेमिक क्लास लोड नहीं कर सकते, तो अब उस चीज को समझते हैं।
इसका मतलब है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही ये पता चल जाता है कि कौन सी वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनना है। बट डायनेमिक क्लास लोडिंग में जावा रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सी क्लास लोड करनी है। उसके बाद जो भी क्लास लोड होती है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर नेम मेथड के अंदर एक क्लास को एज अ स्ट्रिंग पास किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये रन टाइम पे ही इस क्लास को सर्च करेगा और लोड करेगा। और जैसे ही ये क्लास लोड हो जाती है उसके बाद जो न्यू इंस्टेंस मेथड है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें रन टाइम पे हो रही हैं। तो रन टाइम में होने की वजह से इसको कहते हैं कि फॉर नेम मेथड के थ्रू हम रन टाइम पे क्लास लोड कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है रिक्वायर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो क्लास डॉट फॉर नेम मेथड को यूज करने पर कई तरह की चेक्ड एक्सेप्शन आ सकती हैं, बट इसमें जो सबसे कॉमन एक्सेप्शन है वो है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ऐसा इसमें क्यों है? मान लीजिए यहाँ पे जो आप क्लास पास कर रहे हो आपने गलती से इसको केयर कर दिया, तो जब भी JVM का क्लास लोडर इस क्लास को सर्च करने जाएगा तो डॉट क्लास फाइल कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जैसे ही उसको क्लास नहीं मिली वैसे ही यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोअर देन न्यू कीवर्ड। तो ये जो क्लास डॉट फॉर नेम मेथड है ये न्यू कीवर्ड से थोड़ी स्लो काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें रन टाइम पे ही क्लास लोड होती है। इसमें JVM का जो क्लास लोडर है रन टाइम पे ही उस क्लास को सर्च करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनता है। बट न्यू कीवर्ड से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस वजह से न्यू कीवर्ड थोड़ी सा फास्ट होता है और क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन थोड़ी सा स्लो प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन जावा की एक API होती है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो आपको रन टाइम पर ही किसी क्लास के स्ट्रक्चर मतलब फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इन सारी चीज़ों को देखना और मॉडिफाइड करने की सुविधा देता है। मतलब इसको आप रन टाइम पे ही देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये काम करती है रिफ्लेक्शन API। मतलब आप किसी क्लास का सोर्स कोड देखे बिना भी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये जान सकते हो, और अगर कोई चीज़ आपको चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो जो ये पॉइंट है रिफ्लेक्शन ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन, इसका क्या मतलब है? तो जावा ऊप्स में एक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का यूज जावा में सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, कोड को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो क्लास के अंदर के वेरिएबल होते हैं उनको हम एज अ प्राइवेट डिफाइन करते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए गेटर और सेटर बनाते हैं। बट रिफ्लेक्शन क्या करता है, हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर हैं जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है और उनको रिफ्लेक्शन के थ्रू ही कभी भी मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये चीज़ एक डिसएडवांटेज है क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का। अब अगर आपको ये रिफ्लेक्शन डिटेल में पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं क्लोन मेथड की। तो क्लोन मेथड के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लोन मेथड एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी बना देता है, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाते हैं तो उसके सारे फील्ड्स वैल्यू एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाते हैं। इसको भी कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कार क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर एक वेरिएबल है ब्रांड। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिस भी क्लास का हमें क्लोनेबल ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब क्लोन मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास में क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। और जैसे ही क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद हमें क्लोन मेथड को ओवरराइड करना होता है। अगर हम इस क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो जब भी हम यहाँ पे क्लोन मेथड को कॉल करेंगे तो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। इसलिए इस क्लोनेबल इंटरफेस का यूज करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये क्लोनेबल इंटरफेस मार्कर इंटरफेस है, मतलब इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है, ये एक एम्प्टी इंटरफेस है। ये सिर्फ JVM को ये बताता है कि हमें इस क्लास का एक क्लोन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है फास्ट ऑब्जेक्ट कॉपिंग, मतलब क्लोन मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट कॉपी करना थोड़ी सा फास्ट होता है, क्योंकि अगर इसी चीज को आप मैनुअल कोड लिख के करते हो
तो इसमें एक आपको लंबा कोड लिखना पड़ेगा जिसमें एक एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको आप कॉपी कर रहे होगे। बट क्लोन मेथड के थ्रू जैसे ही आप क्लोन मेथड कॉल करते हो वैसे ही तुरंत ही एक डुप्लीकेट कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की बनके रेडी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शैलो कॉपी बाय डिफॉल्ट। तो शैलो कॉपी क्या होता है, तो इसमें क्लोन मेथड जब भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी कर रहा होता है तो वहां पे उसको दो तरह के डेटा मेंबर मिलते हैं। पहले तो वो जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करके रखे हुए हैं, जैसे कि इंट a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सीधी वैल्यू होल्ड करके रखी हुई है। a एक प्रॉपर वैल्यू है तो इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो क्लास टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है एड्रेस टाइप का, एड्रेस ऐड। तो जब क्लोन मेथड इसको कॉपी करेगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं करेगा इसका, ये सिर्फ इसका रेफरेंस वेरिएबल को कॉपी करेगा। जिससे क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो वो A1 है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और जो क्लोन मेथड के थ्रू दूसरा ऑब्जेक्ट बना है A2 वो भी इसको पॉइंट करेगा। तो ये एक शेयरेबल वेरिएबल बन जाएगा। मतलब अगर इस एड्रेस क्लास में चेंज होता है तो A1 में तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, वो A2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इस चीज को कहते हैं शैलो कॉपी। तो ये दो तरह की कॉपी होती हैं, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। इसके बाद है नीडेड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब जब भी आप क्लोन मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड के कॉल करते समय जावा आपको फोर्स करता है कि आपको क्लोनेबल नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करना ही करना है। इस वजह से कहा जाता है कि क्लोन मेथड नीड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये एक चेक्ड एक्सेप्शन होती है, इसलिए आपको ट्राई कैच या थ्रोस कीवर्ड के थ्रू इसको हैंडल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट रिकमेंडेड ऑफन ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है क्लोन मेथड का यूज करना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये एक शैलो कॉपी बनाता है, जिससे कि आगे चल के प्रोग्राम में बग आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं कि डीसीरियलाइजेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो डीसीरियलाइजेशन के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डीसीरियलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। डीसीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में सेव करने के बाद आप उसे वापस से ऑब्जेक्ट में रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दोबारा से ऑब्जेक्ट बना रहे हो। इस चीज को डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आप जिस ऑब्जेक्ट को फाइल या नेटवर्क के जरिए भेज चुके हो, कहीं पे सेव करा चुके हो, उसे वापस वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना, दोबारा से वही ऑब्जेक्ट बनाना, उसको कहते हैं डीसीरियलाइजेशन। ये प्रोसेस जावा में ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से की जाती है। मान लीजिए आपका एक टिफिन है जिसके अंदर खाना भरा हुआ है और उस टिफिन को बंद कर दिया गया, मतलब वो सीरियलाइजेशन हो गया। हमने डेटा को कहीं पे स्टोर कर दिया और उसके बाद लंच टाइम पे जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने दोबारा से टिफिन को खोला और उस खाने को एज इट इज़ जैसे हमने डाला था वैसे वापस निकाल लिया। तो ये चीज़ होती है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिकंस्ट्रक्ट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेव्ड बाइट स्ट्रीम। मतलब जब ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया जाता है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी फाइल में सेव किया या नेटवर्क के थ्रू उसको भेजा तो वो एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किसी फाइल में सेव होता है या नेटवर्क में भेजा जा सकता है। अब डीसीरियलाइजेशन में उस बाइट स्ट्रीम को जो हमारा कन्वर्ट करके हमने किसी फाइल में या नेटवर्क में भेजा है उसको दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट में बनाना, ये डीसीरियलाइजेशन कहलाता है। तो यही चीज़ मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करी है कि रिकंस्ट्रक्ट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेव्ड बाइट स्ट्रीम। मतलब जो बाइट स्ट्रीम सेव है उसको ही दोबारा से ऑब्जेक्ट में रिकंस्ट्रक्ट करना डीसीरियलाइजेशन कहलाता है। दूसरा है क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। मतलब इसको समझने के लिए हम इसका कोड देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम की, जिसमें हमने सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया है। तो सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है। इसके बाद एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल नेम की एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। तो ये वर्जन आईडी ऑटोमेटिक बन जाती है जो लॉन्ग टाइप की होती है। इसके बाद हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, इंट और नेम, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो आईडी और नेम में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। और इसके बाद एक डिस्प्ले मेथड बनाया है जो इस आईडी और नेम को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक
नॉर्मल क्लास है जिसमें हमने सिर्फ क्या किया है, सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, डीसीरियलाइजेशन करने के लिए पहले हमें सीरियलाइजेशन करना होता है, सीरियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे हम एक कोड और लिखते हैं। अब इस कोड में हम सीरियलाइज कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को किसी फाइल में स्टोर करा रहे हैं। तो जब भी हम फाइल में स्टोर कराते हैं उसके लिए हमें दो क्लास की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले है फाइल आउटपुट स्ट्रीम और दूसरी क्लास है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की। तो यहाँ पे एरर दिख रही है, ये एरर क्यों है? क्योंकि हमने इन पैकेज को अभी इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पैकेज इंपोर्ट हो गया और दूसरा पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये एरर खत्म हो चुकी है। अब ये आईओ एक्सेप्शन है, इसको भी इंपोर्ट करते हैं। अब इसको डीसीरियलाइज करने के लिए डीसीरियलाइजेशन का कोड लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक और कोड लिखा हुआ है डीसीरियलाइजेशन का। इसके अंदर भी दो क्लास की जरूरत होती है, फाइल इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में हम दोबारा से ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं और उसके बाद रीड ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू उस डेटा को रीड कर रहे होते हैं जो उसमें सेव है। तो यहाँ पे जैसा कि दूसरा पॉइंट था, क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। तो ये मैंने आपको वहाँ बता दिया एग्जाम्पल में कि जब भी हमें डीसीरियलाइजेशन करना होता है तो क्लास में सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन फाइल आईओ नेटवर्क ट्रांसमिशन, मतलब इसमें इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम या नेटवर्क ट्रांसमिशन हो रहा होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फाइल में सेव करा रहे होते हैं पहले, उसके बाद उस बाइट स्ट्रीम को दोबारा से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी फाइल से, या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू भेज रहे होते हैं और वापस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसका मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फाइल में सीरियलाइज कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, सेव कर लेते हो, तो फ्यूचर में जब भी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसको डीसीरियलाइज करके दोबारा से यूज कर सकते हो। इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो, चाहे आपका सिस्टम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, चाहे आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका वो ऑब्जेक्ट हमेशा सेव रहता है उस फाइल में। तो इस तरीके से बोलते हैं कि परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोअर प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है क्योंकि पहले हमें सीरियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद डीसीरियलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मैं आपको एग्जांपल में क्लियर कर चुका हूं कि आपको डीसीरियलाइज करने के लिए पहले सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रन टाइम पे एक एरर आ जाएगी और वो एरर होगी नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू, मतलब सिक्योरिटी इशू इसमें क्या है कि जब भी आप डीसीरियलाइजेशन करते हो तो वो एक फाइल के थ्रू करते हो या नेटवर्क से करते हो। अब वो फाइल या उस नेटवर्क में किसी हैकर ने कुछ अगर चेंज कर दिया, कोई बाइट चेंज कर दी है, तो जैसे ही आप डीसीरियलाइज करोगे तो हो सकता है कि वो आपके प्रोग्राम को करप्ट कर दे या आपके सिस्टम की कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले, आपके प्रोग्राम की कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डीसीरियलाइजेबल में सिक्योरिटी रिस्क रहता है। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि आप किसी बाइट स्ट्रीम को तभी डीसीरियलाइज करिए जब आपके पास कोई नोन सोर्स हो, मतलब अननोन सोर्स से आपको डीसीरियलाइजेशन नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री मेथड की। तो फैक्ट्री मेथड के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसे मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होते हैं किसी क्लास का। जैसे कि आपने जो भी अभी रिटर्न देखे होंगे किसी भी मेथड में, तो उसमें लिखा होता है कि रिटर्न कोई वैल्यू, मान लो 1 2 3 या कोई वेरिएबल का नेम जिसने कोई वैल्यू होल्ड कर रखी है, तो उसको आप रिटर्न करते हो। बट फैक्ट्री मेथड में क्या होता है, जो ये रिटर्न होता है वो कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे होता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उस ऑब्जेक्ट को ही हम रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम किसी मेथड को कॉल करते हैं और वो मेथड हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड मेथड और फ्रेमवर्क। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी मेथड के अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री मेथड्स के थ्रू हम लूज कपलिंग अचीव कर सकते हैं। तो लूज कपलिंग क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग कितने भी फैक्ट्री मेथड बना सकते हैं और उसमें अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जब भी जरूरत होगी तब हम उन फैक्ट्री मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। थर्ड है कंट्रोल ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, मतलब फैक्ट्री मेथड के ऑब्जेक्ट को हम
कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है यूजफुल इन डिजाइन पैटर्न एंड फ्रेमवर्क, मतलब फैक्ट्री मेथड का यूज हम डिजाइन पैटर्न या फ्रेमवर्क में करते हैं। जैसे कि अभी हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फैक्ट्री मेथड पे काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री मेथड बना के ही वहाँ पे ज़्यादा लूज कपलिंग अचीव करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें पहले तो फैक्ट्री मेथड बनाना पड़ता है और फैक्ट्री मेथड बनाने के बाद फिर हमें जिस क्लास में ज़रूरत होती है उस फैक्ट्री मेथड को कॉल करना होता है। तो इसको अगर हम न्यू कीवर्ड से कंपेयर करें तो न्यू कीवर्ड से हम सिंपली एक लाइन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, बट इसके लिए पूरा का पूरा एक मेथड क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर नेक्स्ट है नीड एक्स्ट्रा डिजाइन एफर्ट, मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा डिजाइन एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो फैक्ट्री मेथड होता है वो एक डिजाइन पैटर्न में काम करता है जिसको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए और इसमें आपको पता चला होगा कि कितने तरीके हैं जिससे हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या डाउट है, तो मैं उसको कमेंट में ही आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।